इंडिया गेमिंग का सबसे बड़ा मार्केट है वर्ल्ड में। गेमिंग ही ऐसी इंडस्ट्री है कि टॉप 50 गेम्स में इंडिया की 4 गेम्स भी नहीं है। एआई का इम्पैक्ट पॉलिटिक्स में भी हो सकता है। एआई सिर्फ इंडिया के फ्यूचर को नहीं, आई वुड से पूरे ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। जोमैटो एंड स्विगी का नंबर 1 फूड बिरयानी और पिज्जा एंड बर्गर है। सिमिलरली उनके पास एल्गोरिथम्स हैं। जेनसन जो है सीईओ ऑफ एनवीडिया, मोदी जी को भी मिले और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही कि एआई का जो रॉ मटेरियल है वो है डेटा। करेक्ट। सबसे ज्यादा डेटा कहाँ है? हमारे पास इंडिया में। आपकी मदर आपको कॉल कर रही है वीडियो पे, आपके फादर आपको कॉल कर रहे हैं कि भाई मुझे पैसे भेजो, मैं फंस गया हूँ। यू विल नॉट बी एबल टू बिलीव वेदर ये वीडियो रियल है या ऑडियो रियल है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ टू टेक अप क्रिएटिविटी। हेलो एंड वेलकम टू द रौनक पॉडकास्ट। कैसे हैं आप लोग? आज मेरे साथ एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिनको इंडिया में फादर ऑफ गेमिंग भी बोलते हैं। मतलब जब इंडिया में लोग गिल्ली डंडा और कंचे खेलते थे तब ये कंप्यूटर गेम्स बनाना चालू कर चुके थे। और आज जब हम लोग एआई की इतनी माला जप रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तब ये ऑलरेडी एआई में इतना ज़्यादा डूब चुके हैं जितना तो टाइटैनिक के बाद जैक भी नहीं डूबा था। जी हाँ, गोकी एंड एनकोर गेम्स के फाउंडर, गेमिंग एंड मार्केटिंग जीनियस, नीम करोली बाबा के डिवोटी और हमेशा से रेड कलर के टी शर्ट या शर्ट में रहने वाले अमेजिंग इंसान विशाल गोंडल। वेलकम विशाल भैया, कैसे हैं आप? एकदम मजे में रौनक। सो हैप्पी टू सी यू एंड सो हैप्पी टू सी यू इन रेड वंस अगेन। रेड हमारा फेवरेट कलर है, इसलिए मैंने एकदम मार्कर भी रेड favorite, लाया है। एकदम फेवरेट। एंड यू नो व्हाई रेड? आई हैव ऑलवेज सीन यू इन रेड। क्या सीन? रेड हैज बीन माय फेवरेट कलर। और अभी कुछ ही दिन पहले मैं कृष्णदास जी को मिला, वो भी रेड पहनते हैं। हाँ, मैंने भी उनको पूछा कि आप रेड क्यों पहन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये उनको नीम करोली बाबा का आदेश था कि आप रेड पहनोगे। तो लुक्स लाइक समहाउ मेरे पास भी ये आदेश आ ही गया है। तो दैट्स व्हाई आई थिंक हनुमान जी ने हम सबको बोला है रेड पहन के घूमो। तो बस रेड बाहर भी है और रेड अंदर जूते भी भी है। सब कुछ रेड है, अंदर भी रेड है। सुपर्ब सुपर्ब। सो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में दिया कि हम लोग गेमिंग के बारे में बहुत बात करेंगे, एआई के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में एआई के बारे में भी बात करेंगे। सो पहला क्वेश्चन गेमिंग को लेकर है, बिकॉज अगर आपको फादर ऑफ गेमिंग इन इंडिया बोलेंगे तो वो गलत नहीं होगा। सो आपका जर्नी पे आने से पहले मैं बोलूँगा अभी गेमिंग का क्या स्टेटस है इन इंडिया, अगर उसको चाइना और यूएस से कंपेयर करें तो? सी, इंडिया गेमिंग का सबसे बड़ा मार्केट है वर्ल्ड में। हमारे पास 50 से 60 करोड़ लोग गेम्स खेल रहे हैं अपने तो फोन। खेलने के हिसाब से बड़ा मार्केट है, खेलने बनाने के के हिसाब हिसाब से बहुत बड़ा मार्केट है। और खेलने के हिसाब से मैं रियल मनी गेमिंग को अलग रख रहा हूँ, पर जो फन गेमिंग है, जो लोग डाउनलोड करके गेम खेलते हैं, वो मार्केट का तकरीबन 3.5 से 4 हज़ार करोड़ का करेंटली इंडिया में है। पर अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ ये जो रेवेन्यू है ये जा रहा है चाइनीज़ या अलग फॉरेन कंपनीज को, जो अपनी गेम्स यहाँ लेके आई हैं। तो आई थिंक मोदी जी ने तो अभी रिसेंटली कहा है कि वी नीड टू हैव मेक इन इंडिया गेम्स। यस। बट गेम डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, एक्सपेंसिव प्रोसेस, और इसमें टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने में भी टाइम लगता है। जिस तरह बैटल रॉयल गेम्स जो बोलते हैं, जहाँ एक साथ 100 लोग गेम खेलते हैं, दैट इज सम सीरियस टेक विच यूएस चाइना ने ये वाले इंजन्स एंड टेक्नोलॉजी बना के रखी हुई है, हम लोग अभी बना रहे हैं। तो आई थिंक it is one of the biggest opportunities for India, but at the same time it is also an opportunity for the youth to take up creativity. And I think kabhi AI ke through game development, art development, video animation, VR, XR, इस सब को इतना बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। तो I am personally very excited about the future of gaming in India, and more importantly, not just you playing the game, but making game as a career option. ओके। सो बट देयर इज ऑलवेज दिस डिबेट कि आप गेम अगर खेल रहे हो कंसोल पे, टीवी पे या मोबाइल पे, तो आपका वो हैबिट चला जाता है कि आप बाहर जाकर कोई गेम खेलो, तो कोई स्पोर्ट्स खेलो। सो हाउ डू यू टैकल दैट? So basically the way to think about is कि currently सबसे expensive commodity इस वर्ल्ड में आपकी attention है। और हर ऐप
ये पॉडकास्ट भी आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है. तो अगर आप इंस्टाग्राम में हो या यूट्यूब में हो या कोई भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो, आपकी अटेंशन वहाँ जा रही है. राइट. गेमिंग एक ऐसा टाइप का एंटरटेनमेंट है जो इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट है कि आप सिर्फ अटेंशन दे नहीं रहे हो, आपको उसमें अटेंशन के साथ आपको कंट्रीब्यूट भी करना है. तो इट एक्चुअली, इफ यू आर स्पेंडिंग 30 मिनट्स गेमिंग वर्सेस 30 मिनट्स scrolling on Instagram, the gaming 30 minute will give you cognitive ability. मतलब आपके brain के neuron cells, and there has been many scientific studies to prove this because ये interactive entertainment है. दूसरा very important thing about gaming is that when you are doing gaming, your concentration needs to be very high. अगर आपने आधे सेकेंड के लिए भी यहाँ देखा तो आपका कैरेक्टर मर सकता है, फॉर एग्जाम्पल. तो अगेन इट ऑल्सो फोकसेस ऑन अटेंशन, मेमोरी, रिफ्लेक्सेस. एंड अगर आप टीम गेम खेल रहे हो, जब जैसे TDM मोड या कोई भी मल्टीप्लेयर गेम, वहाँ तो आपको लोगों से कोऑर्डिनेट भी करना है. तो गेमिंग एक्चुअली इज अ वेरी पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि आपको बाहर नहीं जाना है, बट आई थिंक द वे यू हैव टू थिंक अबाउट इट इज कि क्या आपको passive dumb entertainment लेना है. There is a lot of junk content which people can consume, or they can consume nutritious content. जैसे ये podcast, ये nutrition, मतलब आपके दिमाग को ये enhance कर रहा है. ठीक है. और कोई podcast या कोई content है जो आपके दिमाग को enhance नहीं कर रहे हैं. Similarly, gaming is always considered as a form of entertainment which is good for cognitive ability. However, excessive gaming is bad. So how do you control that? Excessive everything is bad, right? So I would say that parents, if you have kids who are into gaming, parents need to have not just gaming, their overall device time pay. I think parents need to have some kind of monitoring because, kids, so ये games जो है, ये जो app है, ये आपके दिमाग में chemical है dopamine. ये सारे chemicals को ये induce कर रहे हैं. तो basically you are literally, I mean, think of them कि यही वही इफेक्ट है जो ड्रग्स के साथ होता है, वो आपको ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं. तो इट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर किड्स, विच इज़ वाई अभी रेगुलेशन आ रहे हैं. चाइना ने तो भैया ऑलरेडी डाल दिया है कि 6 घंटे हफ्ते या 4 घंटे कोई टाइम डाला हुआ है कि किड गेम नहीं खेल सकते. तो चाइना हैज़ ऑलरेडी पुट सेवरल टाइमिंग बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ गेमिंग. आप 10 बजे के बाद में रात को गेम नहीं खेल सकते ऑन किड्स. ऑफ कोर्स वंस यू आर एन अडल्ट यू आर अ लॉट मोर मैच्योर. सो क्लियरली देयर इज अ नीड फॉर सम लेवल ऑफ गाइडेंस. जिस तरह मूवी में आप PG मूवी या जैसे हम बताते हैं, उसी तरह गेमिंग में गाइडेंस भी होना चाहिए और उसको एनफोर्स भी करना चाहिए. परफेक्ट. सो हाउ डू वी टैकल चाइनीज इन टर्म्स ऑफ गेम्स का डेवलपमेंट हो या उसमें इनोवेशन हो, तो इंडिया को और क्या करना चाहिए जिससे हमारा पैसा और हमारा डेटा चाइना में ना जाए वहाँ के गेम्स के थ्रू? See, China has invested billions of dollars in gaming. वर्ल्ड की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी जो Tencent है, it owns pretty much all the other game companies. तो आप कोरिया से लाओ या यहाँ से लाओ या फिनलैंड से लाओ, a lot of the games which are here are directly or indirectly owned by the Chinese companies. And clearly there needs to be some level of data protection. I know Indian government ने policy बनाई है, but implementation or enforcement I think needs to be more important. Recently we saw that how there was a man जो इंडिया से कोई पाकिस्तान जो पूरा कौन सी PUBG गेम में चैट हो रहा था, and then she escaped, and that whole story, I forgot her name, जो पूरी पॉपुलर हुई थी, वो गेमिंग में हो रहा था. बट आई थिंक द बिगर चैलेंज अबाउट जो वो लड़की नोएडा आ गई थी. हाँ, वो तो यहीं पे बाजू में है. तो the bigger challenge is कि हमारे सचिन एंड सीमा, आई गेस सचिन एंड सीमा स्टोरी ना, गेम खेलते खेलते लव स्टोरी डेवलप हो गई. बट आई थिंक द लार्जर पॉइंट हियर इज कि a lot of our younger people, a lot of people in the armed forces are also playing games, by the way, because one of our surveys said is कि border areas में इतना type के entertainments नहीं है, तो gaming is even done a lot in the border areas, which is why, and that data includes location information. Right. So I would really urge the government to see that, especially people in, who are in important and sensitive work should not be using some of these apps because they can be potentially disclosing information.
But I think forget them, right? I think the larger point is कि हर industry में local content is always one. Correct. Movies देख लो, YouTube देख लो, podcasting देख लो. While there are amazing international podcasts, but always local content, Netflix, सब जगह पे यही हो रहा है. Gaming ही ऐसी industry है कि top 50 games में इंडिया की 4 games भी नहीं है. एंड वो भी 4 गेम्स बहुत नीचे हैं. इस क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ है गेम डेवलपमेंट में. गेम डेवलपमेंट टेक्स टाइम एंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से होना चाहिए, गवर्नमेंट उसको कैसे हेल्प कर सकता है? सो क्लियरली देयर नीड्स टू बी अ पॉलिसी एंड दे आर वर्किंग ऑन सर्टेन पॉलिसीज. आई थिंक काम चल रहा है उस पर. बट आई वुड से दैट जस्ट लाइक हाउ वी हैव helped other industries like toys. टॉय मैन्युफैक्चरिंग अभी इंडिया में काफ़ी बढ़ावा मिला है, क्योंकि पहले बहुत चीप टॉयज इंपोर्ट होते थे और हमारे सारे दुकानों में सारे बच्चे ये टॉयज ले रहे थे. अभी आप देखोगे, एंड आई वाज सीइंग सम ऑफ द टॉयज इन योर स्टूडियो आल्सो. आई होप अ लॉट ऑफ देम आर नाउ मेड इन इंडिया. So similarly, the government needs to create incentive systems or some kind of checks and balances so that the local game development industries can really benefit. And I'm not saying that we will not make good games. Give us time, and not just us, बहुत सारी gaming companies है इंडिया में जो अभी original games बना रही हैं. Right. And आप देखोगे, and of course, we had support of people like Akshay Kumar, who's been very big proponent of Make in India games. और ऐसे एक बहुत पॉपुलर गेम है और जिसका नया वर्जन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. पता नहीं आपने उसका नाम सुना है? इंडस अभी जो नहीं, फौजी करके है. फौजी नहीं, इंडस तो है, एक दूसरी गेम भी है. फौजी तो ऑफ कोर्स अभी हमने प्री रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन किया है, फौजी डोमिनेशन. सो फौजी इज अ अमेजिंग जर्नी. यस. फौजी की जर्नी शुरू हुई राइट आफ्टर द गलवान वॉर. एक बार मुझे अक्षय भैया का फोन आया और उन्होंने कहा एक गेम बनानी है और उसका नाम रखना है फौजी. सो ही एक्चुअली conceptualized and named the game. मतलब नाम तक उन्हीं का दिया हुआ है, अक्षय कुमार का. and then we took, but जो version 1 था वो पूरा गलवान वैली एपिसोड था. तो उसमें देवर नो, एक्चुअली लोगों को पता नहीं है शायद कि गलवान जो हमारा वॉर हुआ था चाइना से, दैट हैड नो वेपन्स, बिकॉज दैट एरिया there is a total ban on weapons. They only had chains and clubs and hand-to-hand combat. So we had to be true to the story. True. So we could not show a Galwan war with people fighting with AK-47 and tanks. Correct. So the version 1 was made purely focused on the story of Galwan Valley and the war with China. And it was very, very, very well received. In fact, we got 46 million downloads. Wow. Not just that, it was kind of timed with PUBG getting banned, so we had a lot of backlash from the PUBG lovers. So हमारे पास लाखों लोगों ने 1-star rating दे दी, and then Google had to come and help us recover some of those junk ratings. But I think what I learned from there, of course, I would not say that was the best game because we did it in a short time, focused on that Indian gamers were hungry for Indian content. उनको चाहिए था Indian content. Correct. Because you can't by your heart connect to a character of Call of Duty. वो American War आपके लिए नहीं है, or any of the PUBG characters or Free Fire characters. These are not something inherently you connect with. दूसरा, everybody wants to see a Indian success story. So we got great support, but we got great feedback. And मेरा एक कहना है कि when people are criticizing you, actually they are caring more about you than somebody is praising you. Because praise करना तो बहुत आसान है कि great job, बहुत अच्छा. पर जब आपको लोग गालियां देते हैं, उन गालियों के अंदर ही आपको आपके insights मिलेंगे. And that is when we learned that people want a multiplayer game, not battle royale. While battle royale चाहिए था, but एक जो mode है game का team deathmatch. So we started working on the team deathmatch mode, which was around, think of it around creating teams, local characters, and अभी तकरीबन 4 साल लगे हमें ये बनाने के लिए. And अक्षय कुमार का कितना contribution है, कितना regularly आप लोग बात करते हो about the game? Again, like I said, he is a true perfectionist, and when he is involved, he is involved. So we meet regularly. He actually sees the game builds. He actually sees the characters.
he actually give comments on even the dialogues in the game. We actually have to keep installing. हम उनके phone पे game के beta versions install करते हैं. तो he is absolutely involved. But more importantly, not just involved, he's thinking of ideas. So one idea which he again suggested to us, that all the weapons in the 4G game are make in India weapons. Wow. So we actually got introduced to these companies who are manufacturing now weapons in India. As Akshay, Bhaiya is very close to the Indian Army. He's also created the Bharat Ke Veer Foundation. Right. जो हमारे आर्मी मार्टर्स को वी आर प्रोवाइडिंग फंडिंग एक्सेट्रा. तो उन्होंने हमें इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट कराया. तो पहली बार मेक इन इंडिया. सो एवरी गन, एवरी टैंक, एवरी रिवॉल्वर, एवरी नाइफ, everything in the game of 4G will be make in India weapon. But we will also tell you the story कि ये कहाँ बन रहा है, किधर बन रहा है. Because हमें तो पता ही नहीं है कि कितनी चीजें इंडिया में हो रही है डिफेंस सेक्टर में. Because कहाँ पे हो रही है, इंडिया के किस कोने में हो रही है, किस कोने में हो रही है. So this is not just about being a 4G. It's about telling you the entire thing around 4G क्या कर रहे हैं और हमारा देश अभी आत्मनिर्भर कैसे हो रहा है डिफेंस सेक्टर में. सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग ब्रेक थ्रू, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव वेरी सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन. अब तक हमने सुना था कि खाली इंपोर्ट होते थे वेपन्स और उसमें जो घफले होते थे उसी के बारे में न्यूज़ आती थी. नाउ I am proud to tell you that, we have been to some of these places. We are actually going to take gamers to these factories where weapons are being made. So we want the youth to actually see this happen. Perfect. And सबसे important दो takeaways है guys. एक कि इंडिया की स्टोरी और इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है उसकी स्टोरी 4G से कनेक्टेड है. एंड सेकेंड, वो इंडिया का गेम है, सो प्लीज़ सपोर्ट करो एंड शेयर करो. परफेक्ट. AI पे आते हैं विशाल भैया. कितना इम्पॉर्टेंट है AI इंडिया के फ्यूचर के लिए और कहाँ पर है, वेयर आर वी स्टैंडिंग, मतलब और कौन सी ऐसी कंट्री है जो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है AI को लेकर? सो AI सिर्फ इंडिया के फ्यूचर को नहीं, आई वुड से पूरे ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है. इट इज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अर्ली 1900s में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था कि कोई लोग बोल रहे थे कि हम एरोप्लेन बनाएंगे जो उड़ के जाएगा. तो उन्होंने बोला ये हजारों साल तक ऐसा चीज़ नहीं हो सकता, तुम क्या बकवास कर रहे हो. उसके 9 हफ्ते बाद राइट ब्रदर्स मेड द फर्स्ट फ्लाइट आफ्टर 9 weeks ऑफ दिस आर्टिकल ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स. एंड उस टाइम तकरीबन अगर आप लंदन से न्यूयॉर्क जाते थे तो आपको शिप में 9 से 10 दिन लगते थे, डिपेंडिंग ऑन विच शिप यू आर यूजिंग. राइट. द plane or the flight could now do that in 6 to 8 hours. Right. जो आपको 9 दिन लगते थे वो 8 घंटे में हो गया. तो that, so airline industry became a game changer because it could do something so much better, 10 गुना 20 गुना better rather than incrementally better. And then we now know, everybody has, done air travel of some kind. Then came supersonic plane. Supersonic plane जो आया था, जो स्पीड ऑफ साउंड पे चलता था, न्यूयॉर्क टू लंदन अगेन, वो आपको 3.5 घंटे में फ्लाइट जाती थी. बट वो चला नहीं है. इनफैक्ट वो बंद हो गया. दैट दोज एयरलाइंस आर नो लॉन्गर इन एक्शन बिकॉज 6.5 घंटे 3.5 घंटे, मतलब इट वॉज नॉट that the gap was not that big. Okay. And that is the important thing about AI. What AI is going to do कि आप जो टास्क पहले 10 घंटे में करते थे वो 10 सेकंड में हो जाएगा. So the impact of output, it is going to amplify everything you do. अगर आप क्रिएटिव राइटर हो, आप अकाउंटेंट हो, आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप कुछ भी हो, currently the way you have to think about AI कि वर्ल्ड की सारी रिटन नॉलेज, जो भी चीज़ डिजिटाइज थी, इंटरनेट पे थी, बुक्स, आर्टिकल, न्यूज, जो भी चीज़ थी वो पूरी डिजिटाइज होके उसको बोलते हैं लैंग्वेज मॉडल, LLM लैंग्वेज मॉडल में आ गई है. और AI उसको रीड करके प्रेडिक्ट कर सकता है क्या है, आप क्या सोच रहे हो.
तो उस मॉडल के थ्रू टुडे यू हैव द वर्ल्ड एक्सपर्ट ऑफ एवरी टॉपिक इन योर फोन. तो आप कोई भी जॉब ले लो, उससे मिनिमम आप 10 गुना इंप्रूव कर सकते हो अगर आप AI वाकई में यूज कर रहे हो. तो उसका जो इम्पैक्ट है दैट इज गोइंग टू बी लाइक आई सेड, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज इम्पैक्ट्स जो एरोप्लेन ने किया या इलेक्ट्रिसिटी ने किया. इट इज कंपेयर्ड टू दैट लेवल ऑफ इनोवेशन. Right. Because of electricity today all this is happening. Absolutely. We are forgetting electricity. उसी तरह AI will become like electricity. Everything will have AI in it. परफेक्ट. इनफैक्ट आई वाज रीडिंग कि AI ने हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया हुआ है. इनफैक्ट एक हिंदी आर्टिकल मेरे सामने है कि AI से कैंसर का पता अभी 6 साल पहले पता चल रहा है कि स्किन कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है. सो वो बहुत साल पहले ये आइडेंटिफाई कर लेगा. सो हेल्थ केयर में कितना इंपॉर्टेंट है AI, एंड आर वी टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम एनी AI टूल्स? No. गोकी में क्या हो रहा है AI से? So the biggest impact of AI is going to be in the field of healthcare. Okay. And I'll tell you why. Because health में क्या होता है, हम गलत खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली हम अपनी बॉडी को अब्यूज कर रहे हैं. And this is slowly leading to decay of organs and things and all of that. And eventually it leads to blood pressure, cholesterol, type diabetes. And that leads to heart attack, stroke, etc. Now, AI has the amazing ability to predict. And prediction is what changes the game. अभी क्या था, हमारे यहाँ probability पे सब कुछ चलता है. ठीक है. कि आप आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप ऐसे ही आप 25 सिगरेट पी रहे हो तो आपको कैंसर हो सकता है. बट अभी ये मतलब प्रोबेबिलिटी हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अभी ये डेटा रहेगा इसमें. सो प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बिकम प्रेडिक्टेबिलिटी. सो AI कैन नाउ लुक एट अ ब्लड रिपोर्ट एंड आपके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, आपका आपका डेली लाइफस्टाइल क्या है, ये 2 डेटा पॉइंट्स के साथ हमारे करंटली गोकी ऐप पे वी कैन प्रोजेक्ट एंड टेल यू कि आपकी पेस ऑफ एजिंग क्या है, कि आप कितना एज हो रहे हो, फास्टर या स्लोअर. एंड यू विल सून सी दैट वी कैन नॉट ओनली प्रेडिक्ट योर एजिंग, वी कैन प्रेडिक्ट कि आपको कब क्या इवेंट हो सकता है, लाइक अ हार्ट अटैक और समथिंग. बट द बेस्ट पार्ट इज you can course correct because a lot of these things are related to lifestyle. अगर आपको समझो अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है, और if you have a malaria or a dengue, that's something, you're unlucky, mosquito came and bit you. But outside of communicable diseases, जो non-communicable diseases जो कहते हैं, they can be very, very easily predicted, and you can live change your behavior. You can change your behavior. And let me give you an adjacent example. Yep. टेस्ला की जो अभी ऑटो सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसका फंक्शन क्या है कि भाई गाड़ी ठुके नहीं, सेफ चले, लेन, मतलब देयर एंटायर थिंग इज अराउंड सेफ्टी. एंड देयर सेफ्टी इज सो इनक्रेडिबल. उनके पास कैमराज हैं, रेडार सिस्टम्स एक्सेट्रा. वो किलोमीटर पहले से ही देख सकते हैं कि भाई आगे कोई उधर ऑब्स्टेकल आने वाला है. करेक्ट. एंड इट कैन कोर्स करेक्ट बिफोर दैट. So same thing is going to happen in health with your wearable devices, glasses, implant, ring, मतलब इतनी सारी devices हैं. इसका data combined with your blood report और कोई coach, ये सब चीज़ को combine करके एक AI मॉडल बहुत easily predict कर सकता है कि आपका क्या होगा. और predict के अलावा the important thing is not the prediction. The important thing is it can actually tell you कि आपको क्या करना है. तो हमारा जो करंट हेल्थ केयर सिस्टम रिएक्टिव है. हार्ट अटैक होने के बाद लोग चेक कर रहे हैं कि भाई मेरा इतना ब्लड प्रेशर हाई था, मुझे पता ही नहीं था. राइट. ये चीज पूरी बदल जाएगी. तो आई एम गोइंग टू सी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन हेल्थ केयर, एंड द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ दिस आर गोइंग टू बी गवर्नमेंट्स, बिकॉज लाखों करोड़ों लोग, इंडियन गवर्नमेंट का GDP, वर्ल्ड वाइड, the biggest expense of GDP after defense is healthcare for budget, most governments. Massive. So health budget, a fraction of that even spent on preventive care, जिसको जो अभी promote हो रहा है, that is going to be a game changer, and AI is going to drive it. And मैं आपको एक cool feature दिखाऊंगा गोकी का. अभी हमारे ऐप पे आ रहा है कि आप कोई भी फूड आप खाना खा रहे हो, कोई भी चीज़ हो, खाली फोटो लो, 99% एक्यूरेसी, इट विल टेल यू इसके अंदर क्या कैलोरीज हैं और आपको ये खाना चाहिए कि भी नहीं.
तो आप उसको इंटीग्रेट करवा दो ना जोमेटो और स्विगी से. So that is the problem right now. It's a good point we're talking about Swiggy and Zomato. See, एक तरफ से AI and सब लोग आपको हेल्दी बनाने के चक्कर में है. करेक्ट. दूसरी तरफ से there is an entire industry which is profiting from your laziness and your unhealthy habits. Zomato and Swiggy का नंबर 1 फूड बिरयानी और पिज्ज़ा एंड बर्गर है. सिमिलरली उनके पास एल्गोरिथम्स हैं जो पता है कि आपको कब भूख क्या लग रही है और आपकी कमजोरी क्या है, तो उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन आएगा कि भाई शाम के 4 बज गए, पकोड़े खा लो या समोसे खा लो. तो माय फर्स्ट एडवाइस टू एवरीबडी इज कि मैं बोलता हूँ ये एप्स हैं, आई एम नॉट सेइंग डोंट यूज देम, बट अनइंस्टॉल देम आफ्टर यू ऑर्डर and again install them when you want to order and uninstall them. Why? Because don't give them the ability to target you. Because their intelligence, आप सोचो इन्होंने इतने करोड़ों, उनका AI जो है उसका काम क्या है कि भाई रौनक को क्या मुझे कुछ बेचना है और पता करो कि दिन में वो क्या क्या खा सकते हैं, और वो नोटिफिकेशन, डिस्काउंट, ये डील वो डील, एंड एग्जैक्टली जो आपका सबसे आपको जो व्हेन आपकी बोलते हैं ना कि सबसे हाई कमजोरी है, उस टाइम पे आपको एक ऑफर आ जाएगा कि यार ये ऑर्डर कर लो चलो. तो इट इज ऑलवेज बेटर टू डू दिस. सिमिलरली नेटफ्लिक्स, आई डोंट नो आपने नेटफ्लिक्स के CEO का स्टेटमेंट सुना कि नहीं. उन्होंने कहा कि माई कॉम्पिटिशन is not Amazon या ये वो, my competition is sleep. Netflix CEO चाहता है कि आप सो मत, एंड इसीलिए Netflix ने ये पूरा बिंज वॉचिंग आया कहाँ से. पहले तो हर हफ्ते एक एपिसोड आता था 9 बजे, रात को 10 बजे, whatever. We had what is called appointment television. करेक्ट. Now it is एक साथ 20 एपिसोड आ गए और लोग रात भर 2 दिन भर ये एपिसोड देख रहे हैं. While of course Netflix is benefiting from it, but at whose cost? At your sleep. Absolutely. Now third thing, पहले आप बाहर जाते थे कि भाई चलो ब्रेड ले आते हैं, दूध ले आते हैं. अभी एप्स आ गए हैं कि भाई बटन दबाओ और 8 मिनट में आपके घर में चीजें आ गई. ये 10 मिनट वाला डिलीवरी और 20 मिनट. That's what I'm saying, right? The problem is that what are we becoming as humans? मतलब अगर आप 10 मिनट के लिए भी आप आप बाहर नहीं जा सकते, तो अभी थोड़े दिन बाद बटन दबा के आपके मुंह में डाल भी देंगे कोई खाना, राइट? So what are we becoming as a species? मतलब भगवान ने हमें 2 टांगे 2 हाथ इसलिए दिए थे, इसलिए नहीं कि हम लोग दिन भर हमारे ऐप में स्क्रॉल करते रहे और बटन दबाते रहे. I think we need to use our bodies, and while I'm not denying these technologies are good, but tell me, how can I get an ambulance in 10 minutes when somebody is in need? Tell me when there is a problem, when there is one of our sisters is getting attacked, or there is something bad happening, how can I get a police to come in 10 minutes? That is the big problems of our society, and not trying to deliver you eggs and bread and all the other things and laptop. जिस आदमी को 10 मिनट में लैपटॉप खरीदना है, वो सोचो उसका प्लानिंग क्या है उसके लाइफ का. एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट AI से रिलेटेड एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दैट AI टेकिंग ओवर जॉब्स. दैट इज अ कॉमन फियर. सो जनरली पेरेंट्स आस्क कि यार क्या करना है, शुड वी स्टार्ट टीचिंग आवर किड्स हाउ टू प्रोग्राम AI, या फिर उनको अभी जो जैसा पढ़ाई कर रहे हैं वैसे पढ़ाना चाहिए? बिकॉज अगर 10 साल के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा तो बच्चों को अभी से वही पढ़ाते हैं. What's your so clearly take on that? AI is going to massively change jobs, and for the first time it is going to affect what I call information or white collar jobs. Programming as a skill is going to become redundant. जो लाखों लोग प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग कर रहे हैं, GitHub जो सबसे बड़े कोडिंग बेस है, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया. उन्होंने कहा है कि उनके एस्टिमेट है कि वर्ल्ड में 1 बिलियन प्रोग्रामर्स आ जाएंगे अभी, बिकॉज प्रोग्रामिंग विल नॉट बी अबाउट लर्निंग C और जावा और C#. इट इज गोइंग टू बी अबाउट आप इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकते हो कि बनाना क्या है. कोडिंग वो कर देगा जो लैंग्वेज में कर देगा. prompt engineering. Prompt engineering is very basic, but I'm saying you need to understand some logic. There is a company I met recently, Builder.ai. Okay. उन्होंने मुझे पूछा आपको क्या ऐप चाहिए, ऐप को डिस्क्राइब करो. ऐप डिस्क्राइब किया. उन्होंने फिर पूछा आपको क्या कलर चाहिए, ये वो 2-3 4 सवाल पूछे. एंड्रॉयड ऐप चाहिए कि iOS ऐप चाहिए कि वेब ऐप चाहिए. मैं बोला एंड्रॉयड ऐप. विद इन 30 seconds they created an Android app.
बाय मी टेलिंग देम मेरे को ये ऐप में चाहिए, 30 सेकंड में एंड्रॉयड ऐप बन के रेडी हो गया। और देन उनका फीचर है कि आप उनके पास थोड़े इंजीनियर्स हैं जो आपको ऐप को एनहांस या जो थोड़ा कस्टमाइज करना है वो करते। तो 70% ऑफ द कोडिंग ऑफ एन ऐप was done in 30 seconds. Wow. And generally how much time does it take? अगर वैसे बनाना होता तो 30 months. 30 months. 2 से 3 साल लगते हैं, एटलीस्ट 1 साल तो लगता है डिपेंडिंग ऑन द ऐप यू आर मेकिंग. सो इफ यू टेक 1 year to 30 seconds. So app development is going to become बच्चों का खेल. But now you have to think of what could be the app you can make. Correct. So now the genius is no longer about making the app. The genius is about what is your idea, what is it that people want. Similarly, think about हमारे जो BPO इंडस्ट्री है, लाखों लोग कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं. 90% ऑफ लेवल 1 विल बी AI. आप जब कॉल करोगे या मैसेज करोगे तो पहला उत्तर आपको AI देगा, और उसके बाद एस्केलेशन मैट्रिक्स में गो टू अ ह्यूमन. बट आई डोंट सी इन द नियर फ्यूचर दैट यू विल need to interact with a human for customer support, at least in the first instance. कितने कॉल सेंटर्स बंद हो जाएंगे फिर? अभी उनको कुछ अलग करना पड़ेगा, right? That is the whole point. People have to think of evolving. Just like आज से 20-25 साल पहले there was a very important position in a company. It was called stenographer, जो short hand करते थे. And today those jobs don't exist, and there was a time when people thought that typists and stenographers cannot be replaced, but today's those jobs. So I would say certainly नए jobs बनेंगे. पर आप एक चीज भी भूल रहे हैं, एक recently Peter Diamandis जो एक बहुत बड़े innovator और thinker है, he's based in the US. He talked about 1 billion robots are going to join the workforce. Elon Musk ने भी अपने robots launch किए हैं. तो अभी तो हम लैंग्वेज मॉडल देख रहे हैं, अभी तो सिर्फ बोलना सीख रहे हैं. अभी जो नेक्स्ट मॉडल आ रहा है उसे कहते हैं वर्ल्ड मॉडल या स्पेशल मॉडल्स. कि हम ह्यूमन जो हमें ऊपर वाले ने जैसे भी बनाया है, तो हमारे पास सोचने की कैपेबिलिटी है, पर सोचने के अलावा हमें अवेयरनेस है हमारा एनवायरनमेंट की, कि हम इस रूम में बैठे हैं, ये माइक है, मैं इधर बोल रहा हूँ, ये कप है, मैं कप को उठा सकता हूँ. सो वी हैव द अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड. राइट. Currently AI didn't have that. So the You next mean consciousness. I'm now talking about awareness of the environment around us. Correct. Consciousness is the third level. Okay. तो अभी जो next models बन रहे हैं, world models, वो robots के लिए हैं. Okay. तो basically आप ये सोचो कि अभी छोटा बच्चा वो कैसे सीखता है. बच्चा देख रहा है, उसकी आंखों से डेटा जा रहा है, उसके ब्रेन के अंदर जब बच्चा 4 साल का होता है, 16 से 17 हजार घंटे का डेटा उसके दिमाग में गया है. तो उसको पता चल गया है कि यार ये टेबल है, मैं इस पे जाके ये कप रख सकता हूँ, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, मैं ऐसे करूँगा. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि डेटा आ रहा है और उसको समझ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ. उसी तरह लाखों घंटे का वीडियो डेटा एंड डेटा विच हैज़ व्हाट आई कॉल X, Y and Z कोऑर्डिनेट्स करेंटली मॉडल्स में जा रहे हैं. तो रोबोट को अगर आप कल बोलोगे कि भाई ये रूम साफ कर दे जाके, तो उसको ऑलरेडी पता है कि ये प्लांट है. अभी रोबोट को कैसे पता है कि ये प्लांट मेरे को यहाँ से फेंकना है कि यहाँ रखना है. सो आप तो इट्स सम थिंग्स जो ह्यूमंस के लिए बहुत इजी है. अब किसी को अगर आप बोलोगे यार मैं जा रहा हूँ जरा रूम समेट देना, मतलब इतना आप इंस्ट्रक्शन दोगे, जो भी पर्सन होगा उसे पता है कि भाई ये प्लांट इधर रहेगा, ये कप यूज्ड है, मैं इसको किचन में रख दूंगा, ये जूते यहाँ नहीं रखने, कहीं और जाने हैं. सो फॉर ह्यूमन सम ऑफ दीज टास्क्स आर वेरी इजी, बट फॉर अ रोबोट टू अंडरस्टैंड दिस इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, विच इज व्हाई वर्ल्ड मॉडल्स आर गोइंग टू कम इन. सो लाखों घंटे की ऑब्जर्व मॉडल करेंगे, जैसे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रही है. करंटली आप होटल में जाते हो, आपको कोई खाना सर्व करता है. अभी जो प्लेट है, अगर स्टील की प्लेट हो तो उसको अलग तरीके से रखा जाएगा, ग्लास की प्लेट को थोड़ा और, depending on the material of the plate and the table, it's different. So this kind of intelligence is going to start coming into robots, and there is going to be a lot of jobs which are going to get augmented because of this. So AI assistants भी होंगे हमारे, like we'll have I was reading about a company जिसने brief time के लिए AI CEO भी अपॉइंट किया था. Have you heard about that? No, CIO अटेंड नहीं किया था, उसने तो पैसे भी बनाने लग गए. अच्छा. तो there is a company in Spain
where AI started a business. It started making something, it started selling something, it started generating profits also. So one very interesting question came up, and it's a very interesting question in society, कि अगर कोई AI ने क्राइम किया तो आप क्या करोगे? AI को जेल में डालोगे? मतलब कोई अगर ह्यूमन क्राइम करता है तो वी हैव लीगल प्रोविजंस टू पनिश दैट ह्यूमन, यू नो, फाइन भर दो या जेल चले जाओ या विल हैंग यू टू डेथ. देयर इज अ क्लियर प्रोविजन ऑफ penalizing a human. How do you penalize an AI which creates a mistake? Correct. Or creates or breaks the law? So there are going to be a lot of legal, moral, and existential questions which are going to start cropping up because of this technology. और फिर भी अगर आपने उसको पनिश किया और जेल में डाला और वो जेल से भी क्राइम किया तो वो तो ऑलरेडी वो तो ऑलरेडी हो रहा है. पर मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको आप जेल में डालोगे तो फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा. सही बात. उसको आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, पर आप AI कैनॉट बी डिस्कनेक्टेड ऑल्सो. करेक्ट. So it's going to be quite a fascinating thing what's going to happen. Let's talk about the next level. You mentioned कि consciousness is the next level. So AI में इमोशन आ सकता है क्या? बिकॉज एक अभी रिसेंटली मूवी आई थी शाहिद कपूर की, जिसमें वो एक AI थी, एक रोबोट थी. फिर वो एंड में फिल्म जब ख़त्म हो रही थी तो एंड में क्या हुआ, वो क्लाइमैक्स में वो उसको इमोशन भी डेवलप होने लगे और वो रोबोट को भी ह्यूमन से प्यार होने लगा. पहले तो वो प्रोग्राम थी कि उसको चार्ज करना है, सब कुछ करना है, वॉट एवर यूल से, रूम समेट दो तो समेट ले रही है, खाना बनाओ तो खाना बना ले रही है, किसी से शादी करना है तो कर ले रही है. ऑब्वियसली आपने उसको प्रोग्राम किया है, बट बाद में वो इमोशन भी डेवलप हो गया. तो क्या कोई ऐसी थियरी है जहाँ पे आपको लगता है कि उसको भी इमोशन डेवलप हो सकता है AI को? यू नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हमारे वर्ल्ड में कि जो भी चीज़ हॉलीवुड या बॉलीवुड में दिखाई जाती है एज फिक्शन, रियलिटी इज इवन बेटर. एंड ये हुआ है प्रूव हमेशा. यू नो, स्टार ट्रेक ने पहली बार आपको वीडियो कॉल दिखाया था, स्टार ट्रेक टीवी शो था, और बहुत सारे ऐसे पुराने शोज थे जिन्होंने काफ़ी बार आपको रियलिटी दिखाई है. बट जो एक्चुअल रियलिटी हुई, इट इज़ बेटर देन वॉट इट इज़. सो वॉट यू जस्ट सॉ इन दैट मूवी, इवन आई सॉ, आई थिंक कीर्ति शैनन उसमें शायद, करेक्ट, तेरी बातों में I would say that it was not very far from the reality. So there are two camps in the AI world. एक कैंप है जो सैम ऑल्टमैन है, ओपन AI के CEO, उन्होंने कहा है कि AGI कहते हैं, एडवांस जनरल इंटेलिजेंस, जो ये सब चीज़ें समझ सकता है, कर सकता है. He has said recently कि advanced general intelligence is only a few thousand days away. Few thousand days मतलब अगले 3 से 6 साल के अंदर ही इज प्रेडिक्टेड AGI आ जाएगा. दूसरे रे कर्ट्सवेल, ही इज वन ऑफ द फ्यूचर थिंकर्स, ही हैज प्रेडिक्टेड अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी. रे कर्ट्सवेल इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो प्रेडिक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी. अभी रिसेंटली मैं उनके साथ था वैंकूवर में टेड टॉक पे, एंड उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि उनके वो एक चीज़ बोल रहे हैं, सिंगुलैरिटी. उनका जो कॉन्सेप्ट है कि टेक्नोलॉजी और ये सब मिलके, उन्होंने कहा है कि 2030 अराउंड दैट, अभी 6 साल ज़्यादा दूर नहीं है, हिज प्रेडिक्शन इज अराउंड 6 years फॉर AGI. बट यान जो मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम की जो AI हेड है, इनफैक्ट ही इज़ अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के. उनका कहना है कि it will take a lot more time for machine to be getting advanced. Consciousness is slightly different. First, let's say that advanced general intelligence जो बोलते हैं, ठीक है, because we ourselves don't know consciousness क्या है as humans. तो AI के अंदर consciousness को थोड़ा और time लगेगा. But so there are two camps. One camps believe कि ये अगले 6 से 10 साल में हो जाएगा. दूसरा कैंप बोल रहा है ज़्यादा टाइम लगेगा. पर I think they all agree that it will happen. AGI of some kind is going to come. How soon is just a matter of time. वाओ. स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं. योर कनेक्ट विथ नीम करोली बाबा जी. सो महाराज जी को कितना फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं आप?
पहली बात तो हम साथ में ही गए थे. आई Yes. थिंक दैट वाज कैची धाम राइट इन कोविड. आई थिंक इट वाज थोड़ा कोविड के बाद गए थे हम लोग. एंड उस टाइम पे कैची धाम में मतलब देयर वाज हार्डली, मतलब कोई हम नहीं लोग रहता वी वर अ वेरी फ्यू पीपल हु वर देयर. फिर एक दिन वहां विराट कोहली गए. फिर उसके बाद और भी लोग गए. फिर नहीं, but I would not say Virat Kohli. I would say that it is the magnetism of that place. वो जगह की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है. I think COVID के टाइम पे we all had the opportunity to think about life and what is happening. And मैंने एक वीडियो देखा डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट का, जिन्होंने लैरी ब्रिलियंट को क्रेडिट दिया जाता है कि he was the one who helped India eradicate smallpox. और वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं वायरसेस के ऊपर. कोविड का भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए. तो उनका एक वीडियो था कि हाँ भाई मैंने स्मॉल पॉक्स पे काम किया और मैंने उसको हेल्प किया, पर एक्चुअली असली बात ये नहीं है. मैंने तो कुछ भी नहीं किया. मैं 1970s में मैं गया था आश्रम कैची धाम, एंड मेरे गुरु को मैं मिला, नीम करोली बाबा, और उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारी तो यू हैव, आपके लिए आपकी डेस्टिनी है कि आप स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करोगे हमारे वर्ल्ड से, और जाओ यूनाइटेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस. महाराज जी ने बोला. तो इन्होंने कहा कि यार ये पता नहीं देखो कौन क्या बोल रहा है. उनको 19 बार महाराज जी ने वापस भेजा दिल्ली कि तुम जाओ. एंड द 19th टाइम व्हेन ही केम बैक, ये मैं 1970s की बात कर रहा हूँ, किसी ने उनको बोला कि भाई कोई प्रोग्राम नहीं है इधर स्मॉल पॉक्स का. और उसके अगले दिन एक बंदा कोई आया फॉरेन से, उन्होंने बोला कि मुझे अभी भेजा गया है कि ये प्रोग्राम चालू करने के लिए, पर हमारे पास आपके लिए नौकरी नहीं है. तो उसने बोला नहीं, आपको तो मुझे रखना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि मुझे ये करना है. एंड दे हायर्ड हिम एज एन इंटर्न इन द प्रोग्राम. एंड देन फ्रॉम बीइंग एन इंटर्न, डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट बिकेम द हेड ऑफ द प्रोग्राम. And he was responsible for the eradication of smallpox. But that is not the big thing. The big thing was, he said, I had no idea how I did it. I had no idea why this happened. But Neem Karoli Baba had told me ये होगा. So I was like, man, हम लोग इतना कंट्रोल कर रहे हैं AGI ये वो, मतलब we are as humans, we want to control everything. We want to make sure that हमारे life में control हो. But one thing I realized कि we have nothing in our control. Like whatever we are doing, it is just action. We do it because we love doing what we do. But we have to understand कि हमें सिर्फ कर्म करना है, मतलब फल हमारे हाथ में है ही नहीं. And I think that is what attracted me to Neem Karoli Baba. So ये आपका रियलाइजेशन है. बट आप इतने बड़े बड़े लोग को मिलते हो, आप वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हो, आप AI से रिलेटेड साइंटिस्ट को मिल रहे हो, गेमिंग से रिलेटेड इतने सारे यंगस्टर्स को भी मिल रहे हो, डेवलपर्स को भी मिल रहे हो, टॉप कंपनीज को मिल रहे हो, एंटरप्रेन्योर्स को मिल रहे हो, इतनी सारी कंपनी में आपने इन्वेस्ट भी किया है. सो ये एक कॉमन फीलिंग है. मतलब मैं अगर इलॉन मस्क का ही नाम लेके बोलूँ तो क्या उसको भी पता है कि ही कांट कंट्रोल एवरीथिंग, और एक पावर है जो उससे भी बड़ी है, जिसको आप या तो गुरु कह लें या स्पिरिचुअलिटी कह लें या गॉड कह लें. So again, different people have different way to express that there is a larger force. And I think the people who are more accomplished, I feel that they realize it a lot more. Virat Kohli का आपने सुना होगा, recently he also said the same thing, that कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में जो है वो है परफॉर्म करना. अभी मैच जीते या हारे ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो एक्चुअली व्हाट आई हैव सीन इज एज पीपल बिकम, बिकॉज दे हैव सीन दिस, एज पीपल बिकम more and more successful in their field, they understand that success was not because they were lucky. It is because they did the hard work and then the universe aligned to make that happen. I think that is now everybody will tell you, बोलते हैं ना, it takes 20 years to become an overnight success. तो आपको 20 साल मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, but there is no overnight success story. Right. So अब आप ये सोच लो कि मार्क जकरबर्ग खुद नीम करोली बाबा के आश्रम में आए, स्टीव जॉब्स, हम कितने हमारे इंडिया के जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, मैं उनको खुद अपने साथ लेके गए हूँ, हम लोग भी गए हुए हैं कितनी बार. तो आई थिंक व्हाट it is not just about going to Kechi Dham or going to any spiritual place for that matter. It's about identifying that
things are not in my control. There is a larger force playing, and that is actually what is making the world where it is today. कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे विद नीम करोली बाबा जी? So I have a very crazy experience. So recently मुझे ट्विटर पे मैसेज आया एक बंदे का, स्वरूप, कि यार मुझे नीम करोली बाबा के आश्रम जाना है, कैसे जाऊं बताओ, मेरे को गाइड करो कि कैसे जाऊं, मैं कहाँ से कहाँ जाऊं, मैं यूएस से हूँ. तो मैंने स्वरूप को पूरा गाइड किया कि दिल्ली आओ, दिल्ली से ऐसे जाओ, आई वॉज गाइडिंग हिम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड देन ही मैसेज्ड मी एंड स्वरूप कि बहुत अच्छे दर्शन हो गए, ही सेंड मी फोटो शोटो, एवरीथिंग गुड. एंड देन आई वॉज गोइंग टू अमेरिका. मैंने कहा कि यार अमेरिका जा रहा हूँ, तो ही इज़ इन सिलिकॉन वैली, तो इसको मिलते हैं. तो मैंने जब स्वरूप को देखा ये कौन है, तो स्वरूप इज़ वन ऑफ द डेवलपर्स ऑफ गूगल डीप माइंड. उफ, जो गूगल AI जो आप जेमिनी यूज कर रहे हैं, ही इज इन द कोर टीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गूगल डीप तो माइंड. स्वरूप का असली रूप आपको तब पता चला? तो मैंने वही बोला यार, मतलब दिस मैन, एंड स्वरूप इज गिविंग, ही इज अ ग्रेट गाय, ही इज टॉकिंग, ही इज लाइक वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स इन द वर्ल्ड ऑफ AI. एंड मुझे पता ही नहीं, मतलब मेरे को वो पूछ रहा है कि मैं महाराज जी के पास कैसे जाऊं, मैंने उसको गाइड कर दिया, मुझे भी पता नहीं था इतना. बट देन आई वेंट to Google campus with him, and I took my son also along कि भाई तू भी देख क्या हो रहा है इधर. We spent almost half a day with Swaroop at the Google campus. Wow. And that's what I realized कि यार ऊपर वाले ने Google के अंदर भी महाराज जी के भक्त भेजे हुए जो AI बना रहे. तो आप सोचो कि when the creators of AI are themselves so spiritually inclined, even Sam Altman, all these guys, whatever we say, people who are doing these important things, उनका moral compass ठीक होना बहुत ज़रूरी है. And after meeting people like Swaroop who are part of the team, हमारे एक दूसरे मित्र है प्रणव मिस्त्री, जो एक AI कंपनी बना रहे हैं. इनफैक्ट जियो उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टर है, ये जो AI बना रहे हैं. और जितने भी लोग AI बना रहे हैं, सबको पता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत गड़बड़ भी हो सकती है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके अंदर बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल, इसको लेके आप लोग एक टेक हब भी बना रहे हो मुंबई को एज अ और आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन भी बताया, अभी शूटिंग से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि मुंबई में भी AI है. मैं बोलते हैं ना, मुंबई सिटी के नाम के अंदर MUMB.AI तो है ही, बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट हैज हैपेंड इज, मुंबई में हम लोग फाउंडर्स लोगों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, टेक एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ मुंबई टीम. एंड मुंबई में इतना एक्शन हो रहा है, बॉलीवुड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, डायमंड मार्केट, टेक्सटाइल मार्केट, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारा टेक सेक्टर था वो थोड़ा पीछे रह रहा था. तो वी ऑल कम टुगेदर, एंड AI is one of the big focus on Mumbai, and I'm very happy to say, in fact, अभी recently NVIDIA के CEO आए थे मुंबई for the very big conference, and none other than Akshay Kumar उनके साथ थे स्टेज पे with Mukesh Ambani. Right. And the entire vision of AI was laid down there. And one very good thing, and again Jensen जो है CEO of NVIDIA, मोदी जी को भी मिले, और एक बहुत important चीज़ उन्होंने कही कि AI का जो रॉ मटीरियल है वो है डेटा. करेक्ट. सबसे ज़्यादा डेटा कहाँ है? हमारे पास इंडिया में. तो इस टाइम AI के लिए हमें हमारा डेटा बाहर भेज के नॉलेज को इंपोर्ट नहीं करना है, या विजडम को खुद से क्रिएट करना है. हमको हमारा डेटा को प्रोसेस करके हमारी इंटेलिजेंस बनानी है. अब तक क्या हो रहा था कि हमारी जो टेक इंडस्ट्री है, इट वाज यूज्ड टू क्रिएट वेल्थ एंड नॉलेज फॉर अदर्स. गूगल ने सब हमारा डेटा इतना यूज करके जो इतने मॉडल्स बने हैं, India is the biggest market for most of these tech giants. So right. At least in the AI revolution, we are expecting a very concentrated effort by governments, by companies, and by people like entrepreneurs, जो tech entrepreneurs मुंबई में हैं और बाकी cities में भी काफ़ी हो रहा है, that we believe that this time it's India's, it is going to be India's technology catalyst. हर एक country के लिए एक चीज़ होती है बड़ी. I think China has done a lot of advancement. In fact, हम लोग कभी अलग
पॉडकास्ट पे क्वांटम कंप्यूटिंग पे बात करेंगे, जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है क्वांटम कंप्यूटिंग. चाइना एक्चुअली इज सपोज टू बी वे अहेड इन क्वांटम कंप्यूटिंग देन इवन अमेरिका. क्वांटम कंप्यूटिंग इतनी पावरफुल है कि आपकी जितनी पासवर्ड है ना वो मिनटों में हैक कर सकती है, मिनटों में. सो देयर इज अ एन्क्रिप्शन होता है 256 एन्क्रिप्शन. Quantum computers can break that in a matter of seconds. So the problem now is that imagine that all the locks in the world, आप सोचो कि quantum computer का मतलब ये है कि एक चाबी है जो जितने भी लॉक बने हैं वर्ल्ड में आज तक वो एक चाबी खोल सकती है. तो साइबर सिक्योरिटी विल बिकम द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज टू द वर्ल्ड. अब तक तो हम लोग फेक SMS और फेक कॉल की बात कर रहे थे. आपको कॉल आएगा, आपकी मदर आपको कॉल कर रही है वीडियो पे, आपके फादर आपको कॉल कर रहे हैं कि भाई मुझे पैसे भेजो, मैं फंस गया हूँ. यू विल नॉट बी एबल टू बिलीव वेदर ये वीडियो रियल है या ऑडियो रियल है. तो द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी विल बी कि टू वैलिडेट कि जो बंदा आपको कॉल कर रहा है ये बंदा है कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. ट्रू. और उससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. दिस गाय कमिटेड सुसाइड इन USA, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, क्योंकि he was interacting with some AI model and then so what was that story and how do you tackle this, because this is also one of the most important points. So एक कंपनी है जो ना आपको अलग अलग, आप वो AI है तो आप चैट कर सकते हो जैसे वो दूसरा साइड अल्बर्ट आइंस्टाइन है या महात्मा गांधी है या कोई भी कैरेक्टर चूज कर सकते हो. तो इस किड ने मेरे ख्याल से कोई गेम ऑफ थ्रोन्स का कैरेक्टर चूज किया था एंड कैरेक्टर चूज ही नहीं किया, अपेरेंटली जो मैंने पढ़ा है कि उसको उस कैरेक्टर से प्यार हो गया है, AI कैरेक्टर से. एंड आगे जो भी हुआ है, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट दैट दिस किड हैड टू हैज कमिटेड सुसाइड एंड देयर इज सम केस हैपनिंग इन अमेरिका. बट दिस इज नॉट द लार्जर पॉइंट. द लार्जर पॉइंट हियर इज दैट दीज टूल्स आर एक्सट्रीमली गुड, but at the same time there are extreme dangers of the misuse of or what we call them guard rails. Right. मतलब अगर आपने ठीक तरीके से ये नहीं किया तो there can be a lot of challenges in the society. तो it's unfortunate, but like I said, right now globally सबका यही चल रहा है कि किस तरह हम लोग बोलते हैं ना, जीनी इज ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉटल. तो अभी इसको कैसे करें कंट्रोल, सब लोग सोच रहे हैं. सो क्विक रैपिड फायर विद विशाल भाई. AI से अगर आपको कोई एक काम करवाना हो तो आप क्या करोगे? डोंट टेल मी आप ईमेल को रिप्लाई कराओगे, उसके अलावा. आई थिंक AI से अगर मुझे एक काम कराना हो तो मेरे को चाहिए कि हाउ कैन पीपल लिव लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ्स. आई थिंक करंट चैलेंज ऑफ ह्यूमैनिटी इज दैट पीपल जो सफरिंग हो रही है, लोग जैसे एज हो रहे हैं, लोग डायलिसिस, मतलब आई एम सीइंग एंड आई एम श्योर यू हैव आल्सो सीइंग दैट वी आर सीइंग वेरी वेरी पेनफुल last few years of our loved ones. They are all suffering a lot. So we need to figure out a way that people suffering, especially towards the later part of their life, goes away. And if AI can help us make people live longer and healthier, कोई कर रहा है उस पे काम? बहुत काम हो रहा है, but that is the ultimate, right? आप लंबा जियो और healthier जियो. That is going to be the holy grail of AI ultimately. As a human, अगर हमको यहाँ से मार्स जाना है तो उसके लिए हमको 200 साल तो जीना पड़ेगा ना. AI की वर्ल्ड का अगला बड़ा ब्रेक थ्रू क्या होने वाला है? आई थिंक AI का अगला बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, और लोग बहुत इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसे कहा जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम. अगर आप सोचो कि जो कंपनी 10,000 लोगों को एम्प्लॉय करती थी, अगर वही कंपनी 10 लोगों को एम्प्लॉय करके अभी रेवेन्यू बना रही है, उतना ही प्रॉफिट बना रही है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट बना रही है, तो लोग करेंगे क्या? सो बिल गेट्स ने भी ये कहा था कि इवेंचुअली सोसाइटीज विल से कि भाई AI ने सब काम कर लिया, तो आप काम करो, आपको हम इनकम देंगे, आप घर बैठो. सो द बिगेस्ट चैलेंज इज गोइंग टू बी मेंटल हेल्थ, बिकॉज लोगों के पास पैसे होंगे, बिकॉज वेल्थ विल बी जनरेटेड, बिकॉज AI will be doing the work. Profits of companies are going to become massive because lesser resources, Right. more output. So there will be, or there could be some framework around giving people basic income. But then, what do people do? करें क्या? तो finding the sense of purpose will become a very important thing for people. अभी क्या है, हमारा purpose है हमारा काम. लोग उठते हैं, काम पे जा रहे हैं, काम से आ रहे हैं, मतलब इट इज ऑलमोस्ट बिकम दैट हम इस वर्ल्ड में पैदा हुए थे काम करने के लिए. आज से 50-100 साल पहले तो कोई काम थे ही नहीं. आप फार्मर थे या मतलब 5-10 लोग काम करते थे. बाद में क्या करते थे आप? रात को सन सेट हो जाता था, सब लोग सो जाते थे.
So I think we as a society will have to redefine our purpose. We are not here to be working and creating forms and documents and filing and signing legal documents, right? ये हमारा purpose नहीं है. दैट्स अ वेरी ट्रिकी जोन. अभी सडनली आप बोलो ये रूम में आधे लोग बोलेंगे क्या पर्पस है मेरा, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा. पर पैसे भी मिल सकते हैं. काम नहीं करोगे पर AI ने काम कर दिया तो पैसे तो आपको मिल रहे हैं. करेक्ट. तो नाउ इमेजिन जो आपके पास आप 18 घंटे या हफ्ते के 50 घंटे काम करते थे, भी आप 5 घंटे काम करोगे तो 45 बाकी के 45 घंटे क्या करोगे वो सोचना जरूरी है. AI का इम्पैक्ट पॉलिटिक्स में भी हो सकता है. In fact, yeah, there has been a lot of debate whether we should have an AI politician. See, politicians are going to be responsible to create a lot of the frameworks of AI. जिस तरह न्यूक्लियर वेपन बने, न्यूक्लियर वेपन साइंटिस्ट ने बनाए, बट फाइनली द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन बिकेम अ पॉलिटिकल टूल. इट इज व्हाट क्रिएटेड द कोल्ड वॉर एंड हुई, और उसके अच्छे यूज भी हैं. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इट इज यूज इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर. Similarly, AI का भी जो use है, and which is why there is a big challenge, what China is doing, what North Korea is doing, what Iran is going to do with AI, what India is doing. So AI is going to be a very, very big political subject worldwide, and a lot of countries will have to come together. But at the same time, misinformation, a lot of fake news already, कितनी fake news की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड होने वाली है. आप ये एक बात सोच लो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, ये मेरे चश्मे में भी कैमरा लगा हुआ है, यहाँ भी वीडियो है. तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि आप 24 घंटे रिकॉर्ड हो रहे हो. प्राइवेसी नाम की चीज विल बिकम मोर एंड मोर. तो इफ यू आर सेइंग समथिंग, अनलेस यू आर इन अ रूम विच हैज नो सिग्नल और व्हाटएवर, you have to assume that something is recording you. Or by the way, in these glasses, these are the Meta glasses. AI मेरे कान में बात करती रहती है as I talk. सोचो, so इसको मेटा इंस्ट्रक्शन भी सब फॉलो करता है, वो पिक्चर लेता है, आप बोलते हो सब कुछ मेटा क्लिक पिक्चर. या अभी करते हैं. Hey Meta, take a picture. Hey Meta, send this picture to RJ Ronak. एंड अगर मैं कोई खाना खा रहा हूँ तो आई कैन नो द कैलोरीज क्या है उसके अंदर. तो आपने कुछ और तो रिकॉर्ड नहीं किया ना? हमसे पहले आप तो हमारा पॉडकास्ट नहीं रिलीज कर दोगे? यू नेवर नो, एडिट करके रिलीज भी कर देगी. गेस्ट ने आया, मेटा क्लासेस में सब रिकॉर्ड किया, पहले ही शेयर कर दिया. बट द फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी 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 एक्साइटिंग. एंड आई थिंक पीपल, if you are listening to this podcast, I would say stop everything you're doing and for 10 minutes think of yourself. And in fact, I asked ChatGPT to evaluate myself. मैंने अपना उनको बताया, ये मेरे क्वालिफिकेशन है, ये है, वो है, मैं ये करता हूँ, आप बताओ कि मेरा जॉब रिप्लेस हो सकता है कि नहीं है ऐसे. तो उसने मुझे स्कोर दिया और मतलब मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये रिप्लेस ना हो. तो AI ने पहले मुझे बताया कि आप ये काम करते हो, तो लकीली मेरा रिप्लेसमेंट स्कोर था सिर्फ 2 out of 10. तो चांसेस उन्होंने बोला भाई कम है आपके, गुड. And then it told me कि how can you make it even better, and it suggested me कि आप ये करो तो शायद आप रिप्लेस. तो आप जो भी काम कर रहे हो, go, there are many free AI tools, ask them कि मैं डिस्क्राइब, आपको ऐसे नहीं क्या बोलो कि मैं रौनक को मुझे बताओ, आप बताओगे कि मैं ये करता हूँ, this is my, describe your job, describe your function and ask AI to tell you will your job be replaced in the next 3 to 5 years. You have your answer. खतरनाक. आपका फेवरेट गेम कौन सा है? Currently, of course, फौजी, because हम लोग फौजी गेम बना रहे हैं. बट फौजी के अलावा I play a lot of FIFA with my kids. They are also both FIFA fans, तो हम लोग FIFA काफी खेलते हैं. And your favorite Indian gaming character? Indian gaming character, Chhota Bheem. I think I think there is a lot of potential of that character because of the, especially for the kids segment. I think it could be very big. Console gaming या mobile gaming? Mobile, of course. Console will be dead. Your mobile will be as powerful as your console. Okay. क्या इंडिया कभी गेमिंग में नंबर 1 हो सकता है वर्ल्ड में? इंडिया ऑलरेडी नंबर 1 है. आपका सवाल है कि इंडियन गेमिंग कंपनीज नंबर 1 हो सकती है. एग्जैक्टली. एंड ऑफ कोर्स 100%. सो अभी टॉप गेम्स कौन से इंडिया के वर्ल्ड में? टॉप 50 में कौन से गेम्स आते हैं इंडिया के? इंडिया की कोई नहीं.
नथिंग, नो इंडियन टॉप गेम। 50 में इंडिया का कोई भी? एक गेम है हमारे दोस्त ने बनाया, वो इंडिया में है, नॉट आई डोंट नो वर्ल्ड में है कि नहीं, लूडो किंग। सो लूडो किंग इज द ओनली पॉसिबल गेम फ्रॉम इंडिया विच काइंड ऑफ फीचर्स। सो लूडो बाहर भी खेलते हैं बहुत लोग? अगेन मोस्टली इंडिया, मिडिल ईस्ट, इट्स इन दैट सेगमेंट, बट इंडिया में इतने करोड़ों लोग लूडो खेल रहे हैं, तो वी टिप द स्केल्स फॉर एवरीथिंग। और ये कितनी अच्छी बात है ना कि अगर हम लोग इंडिया में ही कुछ क्वालिटी चीज़ बनाते हैं और इंडिया में ही मैक्सिमम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो हम वर्ल्ड में नंबर 1 वैसे ही हो गए। एग्जैक्टली। सो हम वो क्यों नहीं बना रहे आप ये हैं? सोचो, नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब, इंडिया इज द नंबर 1 मार्केट फॉर मोस्ट ऑफ देम। सो इंडिया उनको मैनेज भी करता है अपने हिसाब से, यूजिंग द पावर ऑफ आवर पॉपुलेशन और डेटा। डू वी? So that's exactly the whole thing, right? The whole data privacy law भी जो अभी ला रहे हैं हम लोग, तो currently India is in the process of creating laws. For example, हमारा डेटा हमारे कंट्री में स्टोर होना चाहिए। एवरी अदर कंट्री कंपलसरी, अगर उनका डेटा है तो वहाँ स्टोर होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ भी ये सब रूल्स अभी आ रहे अभी हैं। आ रहे हैं। So I think, luckily we have a government who's forward looking, who understands the technology. They have the right people, and they have the right set of advisors and leadership. Modi ji himself has been, in fact, Jensen ने एक और चीज़ कही बहुत important कल, उन्होंने कहा कि 6 साल पहले मोदी जी ने उन्हें बोला कि AI के बारे में आओ और हमारे कैबिनेट को बताओ। तो आज की बात नहीं है, 6 साल पहले मोदी जी had a briefing on AI with the entire cabinet, and that was told by none other than NVIDIA CEO Jensen. वाओ, 6 साल पहले। 6 साल पहले। मैसिव। फाइनल क्वेश्चन, एज एन एंटरप्रेन्योर, जो आपको 20 साल का या 18 साल का बच्चा देख रहा है, उसको आप अगर कोई बिजनेस आइडिया देना चाहोगे तो किस सेक्टर में या किस फील्ड में आपको लगता है कि उसको काम करना चाहिए और कुछ बनाना चाहिए जो आगे आने वाले टाइम में मैसिव हो सकता See, you have to always think of technology as what is going to happen tomorrow, not today. तो प्रोडक्ट हमेशा फ्यूचर देख के आपको बनाना चाहिए। एंड today I know people are watching a lot of these Shark Tank, these kind of shows. While they are great shows, but they are not creating disruptive product innovation. And with AI now, you have to think of what can create or solve a problem of the future. For example, मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, मैंने बोला यार रोबोट्स आने वाले हैं, तो उसने बोला ये कितना अच्छा आइडिया हो कि अगर अलग अलग काम का रोबोट आप हायर कर लो, क्योंकि आप खरीद तो नहीं सकते, तो अगर आपको समझो आपको एक रोबोट चाहिए जो घर की साफ सफाई कर ले, तो रोबोट हायर करो, बिल्डिंग में रहेगा, वो आपकी साफ सफाई करके चले जाएगा। फिर बोला एक रोबोट हायर कर लो जो एसी को रिपेयर कर दे, एक रोबोट हायर कर लो जो प्लम्बिंग कर दे। तो मैं बोला यार तुम मतलब यू आर सेइंग कि इन द फ्यूचर ह्यूमन नहीं, वी विल हैव टू क्रिएट अ रोबोट, a service for actually hiring robots to do your services. So that was a very interesting forward looking idea. और another idea, somehow लोगों को लगता है कि इंडिया में ऑटोनोमस ड्राइविंग नहीं चलेगी। सब लोग बोलते हैं कि कैसे इंडिया का रोड इतना खराब है। एक्चुअली इंडिया में ऑटोनोमस ड्राइविंग दौड़ेगी। ओह, दौड़ेगी। कैसे? एक सिंपल चीज, स्पीड। प्रॉब्लम ऑफ ऑटोनोमस ड्राइविंग इज कि गाड़ी बहुत फास्ट हो, और अगर ऑटो में समझो कुछ स्प्लिट सेकंड में गाड़ी को यहाँ वहाँ मुड़ना हो तो देयर कुड बी अ पोटेंशियल एक्सीडेंट। बट इंडिया में स्पीड ही अगर 20 किलोमीटर की है तो मतलब AI तो उसको आराम से चला लेगा ना, बस तेरे को ठुकना नहीं है। हाँ। So the good news is because of the lesser speeds, I actually am more confident that Indian roads are more ready for autonomous driving, better than our current drivers who are drunk and who are anyway having no brains, who are driving some of the the cars. So I think AI will be I will be more comfortable with an AI driver than a normal driver in the car. बट आई डोंट नो कैसे होगा वो, बिकॉज दिल्ली एंड नोएडा के मेट्रो के नीचे जो ई रिक्शा है उसके बीच में वो बेचारा बिना ड्राइवर के गाड़ी कैसे चलेगी? अरे वो ड्राइवर आराम से बैठेगा, घर में मजे करेगा और उसका रोबोट चलाएगा गाड़ी, वही होगा। परफेक्ट। सो एक थियरी ये भी है विशाल भाई, लास्ट क्वेश्चन, कि जो काम दुनिया कर रही है आप अगर उसका थोड़ा सा उल्टा करो, सो चांसेस है कि उसमें आपको अगर सक्सेस मिला तो आप बहुत बड़े हो जाओगे। सो अगर सब लोग टेक्नोलॉजी, AI, ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई रियल काम करना चाहता है, कोई एग्रीकल्चर करना चाहता है, उसमें AI को यूज़ करता है, क्योंकि उसमें AI को यूज़ करना AI के टूल्स के लिए तो अच्छा है, बट एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छा है। सो कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन लेता है पहले, और वो ज़मीन को वो लीज पे लेता है, फिर उसमें एग्रीकल्चर करता है, फिर वही ज़मीन रख भी लेता है अपने पास, और फिर उसको एक बड़ा बिजनेस बनाता है। सो हाउ डू यू सी दिस रियल बिजनेस कि खेती कर भाई?
टूल्स यूज कर बट खेती कर, उगा. So again it's interesting, right? So there is, you have to think of non-linear. अभी आप सोच रहे हो कि खेती करके उगा. मैंने again we had a similar AI innovation session with a company and वहाँ के लोगों को हमने यही बोला, एग्रीकल्चर चैलेंज दिया कि कुछ नया सोचो. तो उसने बोला हम एक पिल बनाएंगे, वो पिल खाओगे तो आपको ऐसे ही न्यूट्रिशन मिल जाएगा, खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं है, एग्रीकल्चर क्यों करना है. यू नो, लेट फ्लावर्स ग्रो एंड दीज थिंग्स ग्रो फॉर इट्स ब्यूटी. अभी क्या हो रहा है कि उसका कहना था कि हम खाना उगा रहे हैं, उसको काट के खा रहे हैं. अगर इमेजिन दैट यू एलिमिनेट द नीड ऑफ ईटिंग दैट बाय क्रिएटिंग समथिंग विच कैन गिव यू द न्यूट्रिशन ऑलरेडी. एंड इफ यू रिमेंबर स्टार ट्रेक में होता था, आप जाओ और मशीन में आप बोलो आपको क्या चाहिए और वो खाना मशीन से निकल जाता था. There was no involvement. So actually Star Trek has shown this technology already where food doesn't need to be made by anything. It can just create food on demand. So that can be the future you're saying? See, एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि जो अच्छे आइडिया होते हैं ना, वो या तो बहुत ही स्टूपिड होते हैं या तो बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, बट दे ऑलवेज, पहले उसको सब लोग स्टूपिड ही बोलते हैं. तो मेरा एक ही बैरोमीटर है, अगर आपका आइडिया है, अगर आप बहुत, उस लोग आपको बोल रहे बहुत ही स्टूपिड आइडिया है, तो बहुत हाई चांस है उसका सक्सेस का. बट ऑफकोर्स स्टूपिड भी हो सकता है, बट इफ योर आइडिया इज वेरी गुड एंड बहुत अच्छा आइडिया, ये तो बहुत ही नो ब्रेनर है. मतलब वो आइडिया आप ये सोच लो कि 1000 और लोग कर रहे हैं. सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, राइट, दैट यू हैव टू स्ट्रैडल बिटवीन इंसैनिटी एंड जीनियस. अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आप जीनियस हैं, अगर आप सक्सेसफुल ना हो तो आप इंसेन है. बट दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अस एंटरप्रेन्योर्स, राइट. यू विल ऑलवेज सी अस in that zone of insanity and innovation, and that's where creation happens. वो बोलते हैं ना, chaos में ही creation होता है. हमारे शिव जी ने जो तांडव किया था, तांडव से ही तो creation हुआ था. तो I think that idea generation is that process of chaos, and अगर आप chaos में calmness ला सकते हैं तब आप अपना idea create कर सकते हैं. Wow, chaos में calmness, wonderful. अभी आपने recently कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया? एक्चुअली एक AI कंपनी में इन्वेस्ट किया है मैंने, विच इज़ क्रिएटिंग AI टूल टू क्रिएट एनी वीडियो गेम लेवल डिज़ाइन. मतलब अभी क्या होता था कि गेम में एक ही लेवल होता है, मैं खेल रहा हूँ, आप खेल रहा हूँ. दे कैन पॉसिबली क्रिएट लेवल्स ऑन डिमांड. एवरी टाइम यू प्ले द गेम, दैट लेवल इज डिफरेंट, द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट. Because what used to happen is that there is a set level and a set design, but now with the world which is open, there is a lot of scope of generative design which is going to be there. So that is one, I'm very excited about a company. I am talking to another company which is launching and I'm advising them, एक healthcare token launch कर रहे हैं, universal health token. आपका health data को tokenize करके उसका token बनेगा, एंड ये टोकन से आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दे सकते हो, आप अपना डॉक्टर्स को दे सकते हो, अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो. सो हेल्थ केयर विल बिकम टोकनाइज्ड, एंड आपका जो करंट डेटा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, द मिनट इट इज ऑन द ब्लॉकचेन एंड टोकनाइज्ड, इट बिकम्स वैल्यू. सो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल हेल्थ टोकन. एंड थर्डली, I am excited about a few more projects, but most of them are now straddling in the world of AI, health and gaming. और ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आपको लगता है मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा? I would say that there are certain businesses, for example, I have not invested in things like alcohol, for example, Okay. or things which are, let's say that the whole junk food. For example, I had a lot of opportunities to invest in companies which are burger, biryani, ye wo. I have purposely avoided investing in those companies because I always practice what I preach. So I can't be telling the whole world to be healthy and then investing in a junk food company, for example. So I think one of the things, and that's a very truth, and that's why I love you so much, Ronak, because authenticity is becoming a rare commodity. And today people can see through it. Correct. You can't fake it. अगर आप authentic हो तो लोग आपको मानेंगे, और आप ऑथेंटिक नहीं हो, आप दुनिया को बोल रहे हो कि मेडिटेशन करो और खुद आप रात भर पार्टीज कर रहे हो, इज डिफरेंट, राइट? सो आई थिंक यू हैव टू बी ट्रू टू व्हाट यू आर. सो माय वैल्यूज रिफ्लेक्ट इन माय वर्क, माय बिजनेस एंड माय इन्वेस्टमेंट्स. परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच विशाल भाई. बहुत कुछ सीखने के लिए है इस पॉडकास्ट में. प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स से, और क्योंकि इसमें AI है, इसमें बिजनेस है, इसमें गेमिंग है, इसमें फ्यूचर है,
इसमें इंडिया है और इसमें फौजी है। सो फौजी के लिए मैं एक बार फिर से शाउट आउट दूंगा कि एक इंडिया का गेम है, और सिर्फ इंडिया का गेम नहीं है, सिर्फ ये इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है, बल्कि इंडिया की स्टोरी को, इंडिया के स्ट्रेंथ को और इंडिया की पॉसिबिलिटीज़ को भी ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता है और वर्ल्ड तक पहुंचाता है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट Yeah. चीज, ये फर्स्ट टाइम हमारे गेम में देयर इज एन आइटम, आप उस आइटम को अगर आप लोगे तो डायरेक्टली द मनी गेट्स डोनेटेड टू भारत के वीर फाउंडेशन, सो Lovely. यू कैन कंट्रीब्यूट टू आवर सोल्जर्स वेरेवर यू आर बाय प्लेइंग अ गेम। एंड आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो प्लीज़ इसको और भी लोगों से शेयर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। विशाल भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। जय हनुमान जी महाराज की। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली।